कैम फैक्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो देखो, आज मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ बाइट एंगल, और जो क्वेश्चन लेके आया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम में एक बार बाइट एंगल से क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन भी पूछा पूछ सकता है आपके CSIR नेट के एग्ज़ाम में, ध्यान दीजिएगा। तो बेसिकली सबसे पहली बात बाइट एंगल, इससे पहले हमने बात की थी कोन एंगल की। फोस्फिन लिगेंड में जनरली फोस्फिन लिगेंड कितना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, कितना स्टेरिक एंट्रेंस करते हैं, वो हमने बात की थी कोन एंगल की। जब हम कोऑर्डिनेशन में रिएक्शन मैकेनिज्म की बात कर रहे थे वहाँ पे हमने पढ़ा था। अब बाइट एंगल देखना, तो देखो बेसिकली यहाँ पे मैं एक रिएक्शन से आपको समझाने वाला हूँ बाइट एंगल, और जो एग्जाम्पल जिनका डाटा मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा बाइट एंगल का, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे बाइट एंगल को समझने के लिए यहाँ पे मैं एक रिडक्टिव एलिमिनेशन OMC की रिएक्शन है, रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन, इसका एग्जांपल ले रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखो होता क्या आपके पास, बेसिकली PD आपके पास प्लेटिनियम है और यहाँ पे ये एक बाइडेंटेट लिगेंड आपका जुड़ा हुआ है। Al क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड जुड़ा हुआ है, और इसके साथ यहाँ पे CH3 है, ध्यान दीजिएगा। और दूसरा यहाँ पे आपके पास है सल्फर, और सल्फर के साथ कार्बन, और कार्बन के साथ CH3 का थ्राइस। ये आपके पास सबस्ट्रेट है, और जनरली ये जो सबस्ट्रेट है जब हम इसको जनरली हीट करते हैं 95 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है, ध्यान देना, जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है यहाँ पे, तो जो PD के साथ आपको पता है यहाँ पे ये बाइडेंटेट लिगेंड यहाँ पे जुड़ा रहेगा, और ये दोनों यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो रिडक्टिव एलिमिनेशन होती है, और जो साइड प्रोडक्ट बनता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप होता है कार्बन है और इधर सल्फर है, यानी कि इस रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर आपके पास कार्बन और सल्फर बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ये आपका प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है, ध्यान दीजिएगा। आपसे एग्जाम में रिएक्शन मेंशन करके दे दे और आपसे पूछ ले कि बताइएगा ये रिएक्शन कौन सी हो रही है, तो देखो यहाँ पे जो L जो लिगेंड है, इन लिगेंड की मैं बात करूँगा, आपको मेंशन करके देगा जो L बाइडेंटेट जो लिगेंड है ये आपके पास क्या क्या है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ L जो बाइडेंटेट लिगेंड है, ये आपके पास मेंशन करके दे रखा है DPPE है, ध्यान देना, DPPE मैंने यहाँ पे लिखा। दूसरा ये है DPPP, और तीसरा आपके पास है DPPF, ध्यान दीजिएगा। ये तीन आपको बाइडेंटेट लिगेंड दे रखे हैं, और क्या होता है जब इस रिएक्शन में हम इन लिगेंड को पुट करते हैं, ध्यान देना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ध्यान दीजिएगा। तो पहले तो ये तीनों लिगेंड आपने समझने हैं, और फिर इनमें जो आपका बाइट एंगल का कॉन्सेप्ट है वो समझना है। तो आपने पढ़ा था DPPE की बात करूं तो हमने कोऑर्डिनेशन के रिएक्शन मैकेनिज्म में मैंने डिस्कस किया था। DPP आपके क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे ये आपके पास होता है डाईफिनाइल फोस्फिनो। हम कैसे पढ़ते हैं भाई, यहाँ पे डाईफिनाइल की बात करते हैं PPH2, और यहाँ पे आपके पास CH2 और ये बन गया PPH2, यानी कि डाईफिनाइल फोस्फिनो इथेन। ये आपके पास होता है। यहाँ पे DPPP है, ये आपके पास क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, डाईफिनाइल 20 लगाते हैं क्योंकि दो बार है ये, और यहाँ पे आपके पास इथेन की जगह आपके पास आ जाएगा प्रोपेन, यानी कि यहाँ पे आपके पास एक कार्बन एटम और बढ़ गया, PPH2, ध्यान दीजिएगा, ये बनेगा DPPP। और तीसरा आपके पास जो बाइडेंटेट लिगेंड है ये आपका है डाईफिनाइल फोस्फिनो, और F रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ फेरोसिन को। और अगर हम बात करें फेरोसिन, आपने अच्छे से पढ़ा हुआ भी है, तो यहाँ पे अगर फेरोसिन की बात करें तो सबसे पहले हम फेरोसिन बनाएंगे। फेरोसिन आपके पास ये होता है Fe होता है, और यहाँ पे मैंने बनाया फेरोसिन, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे आपके पास लगाया मैंने PPH2, और यहाँ पे मैंने लगाया PPH2। ये आपके पास लिगेंड है, और जनरली इस लिगेंड की अगर हम बात करें ध्यान दीजिएगा, तो जनरली न्यूट्रल लिगेंड और बाइडेंटेट लिगेंड है, यानी कि यहाँ पे मेटल आएगा तो ये कुछ इस तरीके से बाइंड हो रखा है, यहाँ पे मेटल आएगा तो कुछ इस तरीके से ये बाइंड हो रखा है, यहाँ पे मेटल आएगा तो ये कुछ इस तरीके से बाइंड हो रखा है। यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि अगर
LL जो लिगेंड है वो DPP है, तो आपके पास जो रेट कांस्टेंट आता है इस रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन का वो K1 आता है, और DPP लेते हैं तो K2 आता है, और DPPF लेते हैं तो K3 आता है। आपसे नेट के एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछेगा, बताइएगा अरेंज करो इन तीनों रिएक्शंस को या फिर इन तीनों को इन लिगेंड के बेसिस पे इस रिएक्शन के रेट कांस्टेंट को। तो सबसे पहली बात सुनिएगा, थोड़ा इस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, थोड़ा रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन को रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा यहाँ पे अगर मेटल की बात की जाए, आपको पता है रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर आपके पास जनरली जो मेटल होता है उसमें आपके पास, अगर मैं रिडक्टिव एलिमिनेशन के पॉइंट, बेसिक पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करें तो आपको पता है रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोई भी दो लिगेंड जनरली मेटल को अपने 2 इलेक्ट्रॉन देके आपस में बॉन्ड बना के एलिमिनेट होते हैं, ये कहानी होती है। और आप कहते हो जनरली यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है मेटल का वो 2 से कम हो जाता है। जनरली जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 2 से कम हो जाती है ऑक्सीडेशन नंबर, और जनरली मेटल में डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 से बढ़ जाती है, ये हम कहते हैं। मान लीजिएगा यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर n है तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा n-2। मान लीजिएगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास n है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से कम हो जाता है। मान लीजिएगा यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी Dn है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी Dn+2 हो जाती है। ये बेसिक फीचर है एक रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन के, ध्यान देना। अब ये फीचर्स आप इस पे देखो, यहाँ पे अगर प्लेटिनम की बात की जाए तो जनरली स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है और PD यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्योंकि इस पे फॉर्मल चार्ज -1 है और इस पे फॉर्मल चार्ज -1 है। ये लिगेंड तो आपके न्यूट्रल हैं जो मैंने नीचे बनाए, सही है। तो यहाँ से आप देखोगे PD +2 में है, जब रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन हुई तो PD 0 में चला गया, यानी कि कहने का मतलब आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज बाय 2। दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे कितने हो गए 2, कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीजेज बाय 2। दूसरा डी इलेक्ट्रॉन की बात की जाए, यहाँ पे PD +2 में है तो ये कैसा सिस्टम है D8, यहाँ PD 0 में चला गया, ये कैसा सिस्टम हो गया D10। तो डी में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 से बढ़ जाते हैं। तो ये बेसिक सी आपके पास रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन थी। और सबसे खास बात, इससे पहले जब हम रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन हमने डिस्कस की थी तो वह यहाँ तो हम कार्बन को एलिमिनेट करवाते हैं, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड एलिमिनेट करवाते हैं, या फिर कार्बन और हैलाइड का एलिमिनेशन करवाते हैं। लेकिन खास बात देखो, इस रिएक्शन में किसके बीच में हमने कार्बन और सल्फर के बीच में एग्जाम्पल डिस्कस किया है, यानी कि आपके पास यहाँ पे सल्फाइड और कार्बन के बीच में आपके पास एलिमिनेशन हुआ है, दोनों ने बॉन्ड बनाया है और ये रिएक्शन हुई है, सही है। अब देखो हमारा काम था बाइट एंगल को पढ़ना, और बाइट एंगल को पढ़ने के लिए ही मैंने ये एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस किया है, ध्यान देना। एक्चुअली बाइट एंगल होता क्या है, जनरली अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ बाइट एंगल को, तो जो आपके पास बाइट एंगल का कॉन्सेप्ट है, सुनना भाई, समझना बाइट एंगल का कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे समझना। बेसिकली यहाँ पे जो मेटल के साथ, यहाँ पे मेटल हमारा क्या था PD के साथ यहाँ पे आपके पास PPH2 ग्रुप लगा हुआ है, ध्यान देना। और इसके बाद जो आपके पास है ये फर्दर आपके पास चेन लगी हुई है, पीछे बैकबोन चेन, ये कितनी भी जा सकती है, कितने मेंबर की हो सकती है। तो ये जो एंगल होता है, इस एंगल, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बीटा, ये आपके पास होता है बाइट एंगल, ध्यान देना। अब देखो आपको पता है रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर आपके पास 2 लिगेंड आपस में बॉन्ड बना के एलिमिनेट होते हैं। अब आपको पता है इस कॉम्प्लेक्स पे जितनी ज़्यादा क्राउडिंग होगी, जितनी ज़्यादा इन लिगेंड को स्टेरिक रिपल्सन होगा, उतना ही रिडक्टिव एलिमिनेशन का रेट क्या होगा, ज़्यादा। और वो डिपेंड करेगा इस लिगेंड के इस बीटा एंगल पे, बाइट एंगल पे। और कमाल की बात यह है, अगर इन तीनों लिगेंड को हम कंपेयर करते हैं तो जो सबसे ज़्यादा बाइट एंगल आता है वो आपके पास इस लिगेंड का आता है, ये अराउंड
99 डिग्री आता है। और फिर हमारे पास DPPP का आता है और इसका जो बाइट एंगल है वो आपका अराउंड 90 डिग्री आता है और इसका आपके पास अराउंड 85 आता है। तो ये होता है बाइट एंगल। तो जैसे कोन एंगल भी क्राउडिंग बताता है, सिमिलरली यहाँ पे जो बाइट एंगल है वो भी आपको केवल इलस्ट्रेट करता है और बेसिकली ये आपके पास बाइट एंगल भी आपके पास स्टेरिक पैरामीटर है, यानी कि किसी भी लिगेंड के स्टेरिक रिपल्सन को रिप्रेजेंट करता है। जितना ज़्यादा बाइट एंगल होगा ये उतना ही फैलेगा और उतना ही रिडक्टिव एलिमिनेशन का रेट ज़्यादा होगा। और ये आपके सामने जो एग्जाम्पल बनाया है ये नेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछने लायक है। और इस रिएक्शन के रेट की बात की जाए, यहाँ मैंने लिखा DPPE, DPPP, DPPPF। सबसे ज़्यादा बाइट एंगल किस में है? बोलिए जल्दी से बोलिए, किस में है? DPPF में। उसके बाद DPPP, उसके बाद DPPE। और जितना ज़्यादा बाइट एंगल होगा उतना ही रिडक्टिव एलिमिनेशन का रेट ज़्यादा होगा। तो इस रिएक्शन में ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, CSIR नेट के एग्जाम में सवाल आ सकता है। तो जो रैंक बूस्टर टॉपिक में जो आपको सवाल करवाए जाएंगे वो ऐसे ही सवाल होंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ से रेट कांस्टेंट सबसे ज़्यादा किसका होगा? बोलिए, बताओ सबसे आगे कौन आएगा? K3 देन K2 देन K1। अगर सवाल दिख जाए तुरंत कर देना, भूलना मत बाइट एंगल। तो बेसिकली ये था आपके पास बाइट एंगल का कॉन्सेप्ट। बाइट एंगल भी कोन एंगल की तरह आपको स्टेरिक क्राउडिंग बताता है लिगेंड की। सही है? तो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और पढ़ते रहिएगा। एक एक रैंक बूस्टर टॉपिक में आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाए जाएंगे और उन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा जो इम्पोर्टेंट है और जिनसे CSIR ने जनरली सवाल पूछा नहीं गया है, क्योंकि जहाँ से सवाल नहीं पूछा है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। सही है? धन्यवाद।